नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई आशा करता हूं कि बेहतर ही चल रही होगी, क्योंकि आपको फिजिक्स की दो क्लासेस मिल चुकी। ये तीसरी क्लास है। उसके बाद हिंदी की भी क्लास स्टार्ट हो गई है। एक लेसन मैंने पढ़ा दिया है। कुछ ही दिनों में अगली क्लास आपको फिर मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग हर विषय की तैयारी प्रारंभ कर दें। और देखिएगा, एक मैं आप लोगों से सुझाव चाहता हूं कि मैं एक जो उसमें वो जब मैं बोलता हूं तो जो लिख करके आता है वो हमारे द्वारा लिखाया गया बच्चों का नोट्स है, और उसी को मैं इसलिए लगा देता हूं कि जब आप किसी चीज़ को देखेंगे और सुनेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं चाहता हूं कम से कम लेक्चर में कम से कम समय बर्बाद किए हुए आपको पूरा कंटेंट, पूरा मैटर उपलब्ध करा दूं। तो इस वजह से मैं केवल मुझे बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, वहाँ लिखकर डिस्प्ले में आने लगता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो लिखने की समय है वो बचत हो जाती है। और आप लोगों को कोई समस्या अगर हो कि आप बोर्ड पर ही सारी चीज़ लिखें, तो ऐसा भी हो सकता है। आप लोग सजेशन देने दीजिएगा, उस पर बिल्कुल अमल में लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेरिवेशन वगैरह है, जो फार्मूले वगैरह हैं, वो मैं तो आपको बोर्ड पर ही समझाता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक करें कि हमको एक सकारात्मक ऊर्जा मिल सके, यानी हम समझ सकें कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो सही दिशा में है, बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं। और आप लोग कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कि भविष्य में मैं आपके लिए कुछ और बेहतर ढंग से कर पाऊँ। और ध्यान देंगे, पाठ को ख़त्म होने के पश्चात मैं आपको बेहतरीन ढंग से पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। मतलब एक भी प्रश्न, ये बिल्कुल मैं मुस्तैदी के साथ कह सकता हूँ, एक भी प्रश्न इस पाठ से छूटने वाला आपका नहीं है। और कोई ऐसा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा भी नहीं कि जो मैंने आपको बताया ना हो। तो इसलिए आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिए। और सही, अगर आपको लग रहा हो तो सही कमेंट कीजिए। मतलब जैसा वीडियो दिख रहा हो, जैसी उसकी स्थितियां हो, जैसी क्लास की स्थिति हो, उससे मुझे अवगत कराएं, या मेरे पर्सनल नंबर पर भी अवगत करा सकते हैं। आपके सुझाव के लिए मैं हमेशा स्वागत करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि जैसे आप हमसे कुछ सीख रहे हैं तो मैं भी आपसे सीखने के लिए प्रयासरत हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने 2 क्लास के माध्यम से, यानी तीसरे क्लास में देखिए पूरा पाठ खत्म कर दूंगा। और कोई पाठ, मतलब कोई भी लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा समय का नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा मैटर उपलब्ध करा दूँ। तो ध्यान देंगे, 2 क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, और मैंने पढ़ा दिया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। आज हमको पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति मतलब ये होता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है, उस अक्ष के लंबवत आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो चित्र को पहले आइए ड्रा करते हैं, चित्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ए बी आपका जो है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। अब भाई वैद्युत द्विध्रुव निकाय जो है तो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बनेगा, समान रहेंगे परंतु विपरीत रहेंगे। तो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है। जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है। एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तकांक क्या है, a है। ए बी के मध्य बिंदु वो से, ए बी के मध्य बिंदु वो से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति माना होता है इस अक्ष के लंबवत। निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, और इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान देंगे, ए बी आपका 2l था और ए बी का मध्य बिंदु वो हुआ, तो इसका मतलब l इधर और l इधर हो गया। अब हम देखेंगे
प्लस क्यू आवेश के कारण मान लीजिए तीव्रता क्या है, E1 है, और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या है, E2 है। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो E1 तो आपने माना है, तो चूंकि प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो उससे दूर होती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसके कारण जो तीव्रता होगी वो इससे दूर होगी, तो E1 आपका इधर हो गया। अब भैया माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता आपने क्या माना है, E2 माना है, तो E2, अब E2 की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इधर होगी, E2 होगी। अब ये कोण बेटा मान लेते हैं थीटा, ये मान लेते हैं क्या, थीटा। तो अब चूंकि एक ही दिशा में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक निकालेंगे, तो E1 को हम दो घटकों में विभाजित करेंगे, तो एक हम ऐसे समांतर रेखा खींच देंगे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं को एक ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है तो बने एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये समांतर इसलिए खींच दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। यहाँ पर ये जैसे दो समांतर रेखा काटे और ये वाला कोण ये वाला कोण संगत कहलाएंगे, और ये वाला कोण ये वाला एकांतर हो जाएगा, ये संगत, ये वाला संगत इसके, और ये वाला इसके एकांतर हो जाएगा। तो संगत कोण और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर संगत कोण बन रहा है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब E1 को जब दो घटक विभाजित करेंगे तो एक हो जाएगा E1 cos थीटा, और एक इधर बनेगा क्या, ऊपर E1 sin थीटा। अब E2 को दो घटक में, तो E2 का इधर आएगा क्या, E2 इस दिशा में E2 cos थीटा, और नीचे दिशा में क्या आएगा, इस दिशा में E2 sin थीटा। ये आपका चित्र ड्रा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे भाषा कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। AB के मध्य बिंदु वो से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। E1 को दो घटकों में विभाजित करने पर E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और लंबवत घटक E1 sin थीटा, और E2 को दो घटकों में विभाजित करने पर क्षैतिज घटक E2 cos थीटा और लंबवत घटक क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। अब चूंकि E1 और E2 की ये जो दूरियां होंगी, ये वाली दूरी, ये दोनों दूरी सेम होगी, क्यों, क्योंकि ये R है ये L है, तो ये L है तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, और ये भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये R है और ये L है। तो यानी कि E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब चूंकि दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत दिशा है, तो ये क्या हो जाएगा, परस्पर निरस्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वस्तु पर एक लोग बल पूरब दिशा में लगा रहे हैं और दूसरे लोग पश्चिम लगा रहे हैं, तो उस पर परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसे E1 sin थीटा ऊपर है और E2 sin थीटा नीचे है, तो ये परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो यानी इसका मतलब जो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के प्रभाव के कारण होगी। ध्यान देंगे, तो अब ध्यान देंगे, अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 बराबर आ जाएगा होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q बटा होता है इस आवेश के कारण है तो यहां से यहां तक की दूरी यानी कि BP दूरी है, तो वर्ग होता है ना, Q आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे r स्क्वायर होता है। तो Q की दूरी मतलब आवेश तो Q है और दूरी क्या है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वर्ग। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब ऐसे E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और चूंकि यहाँ पर तीव्रता में धन आवेश और ऋणावेश नहीं लिया जाता, उसके कारण दिशा ही ली जाती है, तो माइनस क्यू नहीं लेंगे, क्या लेंगे, क्यू लेंगे, क्योंकि अब माइनस क्यू के कारण ही तो दिशा E2 इधर हुआ,
तो Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, तो अंडर रूट यहाँ भी हट जाएगा। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा निरस्त होंगे। अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ही तो है, तो इन्हीं के कारण इन्हीं के प्रभाव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो E बराबर आ जाएगा E1 की वैल्यू 1/4 नॉट के और Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस cos थीटा का मान लेते हैं 1/4 नॉट और Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही चीज जुड़ जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा क्या 1/4 नॉट के और होगा 2Q। भाई चाहे इधर दो आगे लिख, चाहे गुणा में दो कहीं भी लिख दो, ये चीजें जुड़ तो रही है 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा। अब ध्यान देंगे बेटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो BOP त्रिभुज में तो आधार तो आपका यल है और कर्ण आपका क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी यल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यानी कि cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं 1/4 नॉट के 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E बराबर 1/4 नॉट के और 2QL, तो 2QL की वैल्यू क्या होगी 3 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इस पर पावर 1/2 होता है, अंडर रूट मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2 हो गया और यहाँ पावर 1 हो गया, तो पावर हो जाएगा क्या 3/2, 1 में 1/2 जोड़ दिया जाएगा। चूंकि आर क्या है बड़ा है किससे एल से, तो आर स्क्वायर जो होगा वो और भी बड़ा होगा एल स्क्वायर से, तो इसका मतलब एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो जब नगण्य मान लेंगे E बराबर आ जाएगा 1/4 नॉट के P आर स्क्वायर और एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा क्या R3। तो इसका मतलब अच्छे स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो E बराबर 1/4 के 2P बटे R³ आया था और निरक्षीय स्थिति में P/R³ इतने अंतर है, तो इसका मतलब E प्रोपोर्शनल 1/R³। अब बेटा अगर आपको निर्वात अथवा वायु लेना है तो K का मान क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो E बराबर आ जाएगा निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान है, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 और P बटे R²। ध्यान देंगे अब हमको पढ़ना है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का गुण। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो पहले एक चीज ये जान लीजिए बलयुग्म क्या है। बलयुग्म मतलब ये होता है बलों का जोड़ा, लेकिन ऐसे दो बल जिनके परिमाण समान हो परंतु दिशा क्या हो विपरीत हो उसे हम बलयुग्म कहते हैं। जैसे आप टोटी खोलते हैं तो टोटी जब खोलते हैं तो टोटी पर 2 बल लगते हैं ऐसे ना, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है 2 बल बराबर बल लग रहे हैं लेकिन दोनों की दिशा क्या है विपरीत है, तो उसे हम बलयुग्म कहते हैं। अब बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है कि बलयुग्म में से कोई एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी के गुणनफल को हम बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं।
तो बल युग्म क्या है कि दो मतलब बल युग्म ऐसा बल है, ऐसे दो बल हैं जिनका क्या परिमाण समान हो परंतु क्रिया रेखाएं क्या होती है विपरीत होती है, दिशाएं विपरीत होती हैं, उसे हम बल युग्म कहते हैं। अब बल युग्म आघूर्ण क्या है कि बल युग्म में से कोई एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी के गुणनफल को, लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। अब ध्यान देंगे, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल युग्म कार्य करने लगेगा। तो जब बल युग्म कार्य करेगा, जैसे मान लीजिए कोई आपका ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है भाई, ये धनावेश के कारण मान लीजिए कोई इधर धनावेश रखा है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र है और इस क्षेत्र का मान क्या है, E है। अब जैसे मान लीजिए कि ये मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस पर जब इसको इसमें रखेंगे वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में अब देखिए ये मान लो ऐसे रख दिया, ये आपका आ गया -2 और ये आ गया +2। तो देखिए अब चूंकि धनावेश के कारण तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, भाई धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा इधर तो होगी, तो इसका मतलब +2 आवेश के कारण देखना है कि बल की दिशा क्या होगी। तो बल की दिशा क्या होगी, चूंकि धनावेश है और धन के कारण धन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो इसका मतलब इस पर बल लग जाएगा इधर इस दिशा में। और -2 आवेश के कारण है, चूंकि इधर धनावेश है तभी तीव्रता की दिशा इधर है, तो -2 आवेश के कारण जो होगी वो इधर हो जाएगी बल। तो अब देखो दो बल लगे, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव मान लो ऐसे है, इस पर दो बल लगे, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे ये आएगा, और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा तभी उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो इसे क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, और इसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। यानी कि अब हम देखेंगे कि अब इनके बीच की देखो एक की क्रिया रेखा ये है, ये वाली क्रिया रेखा है, और एक की क्रिया रेखा ये है। अब हमको चाहिए दोनों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए ना, बल युग्म आघूर्ण होता कोई एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो एक की क्रिया रेखा ऐसे, ये ऐसे तो क्रिया रेखा इसकी भाई इसी दिशा में तो ये बल लग रहा है, तो ये क्रिया रेखा, एक क्रिया रेखा इधर होगी, तो दोनों बीच की लंबवत दूरी ऐसे तो होगी, तो ये लंबवत आपको लंब डालना है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो काट करके, और इसको ऐसे बढ़ा दो। अब यही दोनों के बीच की क्या होगी, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होगी। और ये मान लो क्या है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो -2 और +2 आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तो उस पर एक क्या कार्य करने लगता है, बल युग्म कार्य करने लगता है, जो उसे क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। अब बल युग्म के आघूर्ण को हम टो से लिखते हैं ना, तो बल युग्म आघूर्ण बराबर हो जाएगा क्या, कोई एक बल यानी बल युग्म में से कोई एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बराबर हो जाएगा, बल तो आपका F है और लंबवत दूरी BC है। अब BC निकालना पड़ेगा, तो समकोण त्रिभुज, भाई ये लंब ही तो डाले थे, तो समकोण त्रिभुज ACB में sin थीटा बराबर का लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका BC हो गया और कर्ण ये 2l है, ये वाली दूरी तो 2l हो जाएगा, तो BC बराबर आ जाएगा क्या, 2l sin थीटा। तो टाउ बराबर आ जाएगा, F का वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी है, यह बराबर होता है QE। यह बराबर क्या होता है, QE, आपको बताया गया है। तो यह बराबर QE हो गया, और BC का मान क्या आ जाएगा, 2l sin थीटा। तो इसको टाउ बराबर, इसको इस तरह से लिखेंगे 2QL गुणे E sin थीटा।
अब टो बराबर हो जाएगा 2ql की वैल्यू क्या होगी, तो p sin थीटा। अब बेटा इसमें विशेष स्थितियां भी हैं, इसमें क्या है, विशेष स्थितियां हैं। अगर मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है, तो क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि टाउ बराबर p और साइन 0, तो यानी कि साइन 0 इसका मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कोई टाउ बराबर हो जाएगा 0, यानी कोई बल एवं कार्य नहीं करेगा। यानी यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, तो उस पर कोई बल एवं कार्य नहीं करेगा। अगर मान लीजिए ऐसे लंबवत रखा है तो थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो टाउ बराबर आ जाएगा t। और चूंकि हम जानते हैं साइन का अधिकतम मान ही 1 होता है, इसका मतलब जो बलयुग्म आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन है आपकी क्या, कि यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा हो तो थीटा का मान 0, तो बलयुग्म हो जाएगा क्या, बलयुग्म आघूर्ण हो जाएगा 0। और यदि वैद्युत द्विध्रुव इसके क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो यानी बलयुग्म आघूर्ण टाउ जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पहला लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम जब अगली क्लास हमारी होगी तो मैं आपको इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इस पर मैं चर्चा करूंगा, और न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा और कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क दिए जाएंगे और आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए और घर पर बैठकर तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। भाई लाइक करने का कोई पैसा तो आपको लगता नहीं है, और हम आपके लिए इतना परिश्रम करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। और अगर वीडियो कमेंट भी कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।